आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी की बुक, और इसमें से हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आप लोगों को ये मिल जाएगा चैप्टर मतलब पेज नंबर 49 पर। ओके, तो सबसे पहला है इसका 3.1 ये वाला पॉइंट जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम क्या है और इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म किस तरीके से होता है वो समझना है हमको यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला पॉइंट कुछ इस तरीके से, द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। एज यू नो, एज वी नो, हमको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस कहते हैं। राइट, मतलब आप लोगों को जो कैरेक्टर आपके पूर्वज से, आपके पेरेंट्स से जो आपके बॉडी में ट्रांसफर हुए हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आए हैं, तो इस पूरे कंसेप्ट को एक नाम दिया गया जिसको हम बोलते हैं हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। उसके आगे, द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस वाज सक्सेसफुली इन्वेस्टिगेटेड बिफोर द क्रोमोसोम had been observed और जीन वर known। और ये जो पूरा मैकेनिज्म है इनहेरिटेंस का या फिर हेरिडिटी का, ये हमको पहले ही पता, मतलब जो है पहले ही हमको पता चल गया था जब क्रोमोसोम डिस्कवर्ड भी नहीं हुए थे, हम तब से जानते हैं इस चीज को। हाँ, लेकिन आज की कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो आज की कंडीशन में हमको बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन हम जो कि हम लाइन टू लाइन चल रहे हैं बुक्स के हिसाब से, तो मैं आपको धीरे धीरे जब जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होते जाएंगी। ग्रेगर जॉन मेंडल, सन ऑफ अ पीसेंट फार्मर, वाज बोर्न इन द मोराविया इन 1822। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ये जो व्यक्ति है, ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने ही मतलब आज इन्हें मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर भी कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। आज हमको जो भी मतलब इनहेरिटेंस के बारे में पता है, हर चीज, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली बिकॉज ऑफ दिस मैन ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि क्या थे, तो एक पीसेंट फार्मर के बेटे थे मोराविया में इन 1822। ग्रेगर मेंडल फर्स्ट गिव द एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन फॉर द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस बाय यूजिंग द हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। अब देखो, सबसे ज्यादा मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही एक चीज कहा कि सबसे ज्यादा अगर कभी आज हमको इनहेरिटेंस के बारे में पता है तो वो ओनली बिकॉज ऑफ दिस मैन, क्योंकि इन्होंने ही जो है एक्यूरेटली एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई ये जो इनहेरिटेंस है, ये जो हेरिडिटी है, ये वर्क कैसे करता है। सबसे ज्यादा एक्यूरेटली एक्सप्लेनेशन दिया, और इन्होंने एक टेक्निक का यूज किया जिसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। कौन सी? हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। उन्होंने इस टेक्निक का यूज किया। अब हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक बोले तो क्या, बहुत सिंपल है बेटा, यहाँ पे कोई ज्यादा वो कुछ नहीं करना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को, जैसे अपन ने एक प्लांट लिया, ये प्लांट 2 लिया, ये दोनों के क्रॉस से एक तीसरा प्लांट तैयार हुआ, ये वाला प्लांट को हम कहेंगे हाइब्रिड प्लांट। ठीक है, अब ये प्लांट हमने जो बनाई इसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड प्लांट कहेंगे। तो ये टेक्निक को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक कहेंगे। सिंपल एंड स्वीट, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है ये चीज। हाँ, अब देखो, इनहेरिटेंस of the given trait is garden P. Refer the diagram below. The plant were studied one at a time or in a combination of a 2 or 3 character at a time. He processed the data mathematically or statically. अब इसने ये जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है वहां पर एक प्लांट का यूज किया, और उस प्लांट का नाम था पी, मतलब जिसको हम बटानिका प्लांट कहते हैं, और उसका अगर हम बॉटनिकल अगर कभी नेम बोले तो पाइसम सटाइवम। उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था, और टोटल उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे उस पी प्लांट के। कौन से लिए थे उन्होंने? तो शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर कलर्स, उसके बाद में छठा लिया उन्होंने फ्लावर लोकेशन और प्लांट हाइट। ऐसे टोटल 7 कैरेक्टर इन्होंने लिए, और इन्होंने हर एक प्लांट को
मतलब किस तरीके से उन्होंने क्या किया, हर एक प्लांट को सेपरेटली मतलब जो है एक कैरेक्टर के लिए क्रॉस करवाया, कुछ प्लांट के अंदर मतलब जो है दो कैरेक्टर के लिए मतलब क्रॉस करवाया। तो इन्होंने क्या किया, ये जितने भी कॉम्बिनेशंस के हिसाब से उन्होंने आपस में क्रॉस करवाए और उन्होंने इस सारे डेटा को मैथमेटिकली और स्टैटिकली एक रेशियो के अंदर दिया। जैसा मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे जो बताया आप लोगों को, जैसा भी ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, मान लो कि पी का पहला प्लांट और ये पी का दूसरा प्लांट। ओके, अब ये दोनों की अब मान लो यहाँ पर जो है ये कैरेक्टर को मतलब जो प्लांट है, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए इनके बीच में क्रॉस करवा रहा हूँ। कितने कैरेक्टर के लिए? सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए। जैसा मिसाल के तौर पर हाइट, मान लो कि ये प्लांट जो है हाइट, जो कि ये डॉर्फ हाइट में मतलब छोटी हाइट में। अब मैंने जब ये दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो ये तीसरा जो प्लांट आया, इट मे बी टॉल हो सकता है, इट मे बी डॉर्फ हो सकता है, राइट। तो क्या हुआ यहाँ पर, मेरे को सिर्फ समझाना क्या था आप लोगों को, क्रॉसिंग समझाना था। तो मैंने क्या किया, ये दोनों के प्लान के बीच में, दो सेपरेट प्लान के बीच में मैंने क्या करवाया, एक कैरेक्टर के लिए क्रॉस करवाया। अब ऐसा ही इन्होंने क्या किया, मैं हो सकता है मैं इसमें दो कैरेक्टर के लिए क्रॉस करवाऊं, हो सकता है कि मैं तीन कैरेक्टर के लिए क्रॉस करूं, ये डिपेंड करता है। ओके, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया हूं। अगर कोई चीज नहीं समझी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मतलब मुझे बताइए, मैं आपको वहां पर भी एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसके बाद में मेंडल पोस्टुलेट द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी व्हिच देन बिकम अ फंडामेंटल लॉ ऑफ हेरिडिटी एज प्रपोज्ड बाय द कोरेंस इन 19th सेंचुरी। मेंडल ने ये जो जितनी भी चीजें बताई, उनके जितने भी प्रिंसिपल्स थे, वो आज के टाइम के अंदर फंडामेंटल लॉज बन गए। अगर कभी आपको हेरिडिटी को स्टडी करना है या उनको समझना है तो इन्हीं के प्रिंसिपल्स पर मतलब आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर मतलब जो है आप लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी। He visualized that the trait as a such are not inherited physically, but something present inside the gametic cell. To this something he coined the term factor that are responsible for the expression of a particular trait or character. अब जब इनको पूछा गया कि भाई ये जो कैरेक्टर जो है, ये कैरेक्टर जो है, जैसा कि अब कैरेक्टर हो सकता है हाइट हो, कैरेक्टर हो सकता है, कैरेक्टर सब कुछ हो सकता है, राइट। तो ये जो कैरेक्टर है ये भाई फिजिकली ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसा तो होता हुआ नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे हम हमारे फादर के पास में बैठे और उनके अपने बाल बहुत पसंद है, तो पापा मुझे बाल दे दो, अब उन्होंने मतलब जो है शेयर इट ऑन किया और वो दे दिया, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर, ये फिजिकली ट्रांसफर नहीं होता। इन्होंने क्या कहा कि जितने भी कैरेक्टर है ये फिजिकली ट्रांसफर नहीं हुए, फिजिकली ट्रांसफर नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि गैमेटिक सेल के अंदर, क्या बोला मैंने आप लोगों को, गैमेटिक सेल के अंदर कुछ तो भी है। कुछ तो भी से मतलब यहाँ पे समथिंग उन्होंने बोला है। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि भाई यहाँ पर जो है समथिंग इज देयर इन अ गैमेटिक सेल, गैमेटिक सेल के अंदर कुछ तो भी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मतलब जो है ये कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। उन्होंने ये चीज कहा, समझ में आया यहाँ तक। अब मेंडल ने ये समथिंग को मतलब वो गैमेटिक सेल के अंदर मतलब हमारे गैमेट्स के अंदर जो गैमेटिक सेल है उसके अंदर जो समथिंग जो प्रेजेंट है, आज उसको उन्होंने नाम दिया फैक्टर। अब यही फैक्टर को हम आगे चल के बोलेंगे जीन्स, ठीक है, ये हम आगे समझेंगे प्रॉपर तरीके से। लेकिन आपको यहाँ तक जो है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया कि भाई उसने क्या कहा कि भाई गैमेटिक सेल के अंदर कुछ तो भी प्रेजेंट है और उन्होंने कुछ तो भी को उन्होंने नाम दिया फैक्टर। देन उसके बाद he proposed that the factor are particulate in a nature. The Mendelian factor are now termed as the genes. मैंने आपको ऑलरेडी अभी कहा कि आज जो है हम उस टाइम के जो फैक्टर जो मैंने कहा आज हम उन्हें क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। These factor occur in a pair in a parents and segregate from each other during the gamete formation without blending or mixing. और उन्होंने ये कहा कि जो पेरेंट्स के अंदर मतलब जो है ये जो कैरेक्टर ये मतलब जो जीन्स है, ये जो फैक्टर है, ये आप मतलब जो है जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन जिस दौरान जब गैमेट्स बनते हैं तब ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और अलग अलग गैमेट्स के अंदर जाते हैं विदाउट ब्लेंडिंग और विदाउट मिक्सिंग। अब यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट आया इसका, रीजंस फॉर द मेंडल्स सक्सेस। मेंडल के सक्सेस का रीजन क्या है? His experiment were carefully planned and involved in the large sample. सबसे पहली बात उन्होंने इसका सक्सेस होने का राज यही है कि इन्होंने जो है सारे एक्सपेरिमेंट को काफी केयरफुली ऑब्जर्व किया और
इन्होंने मतलब जो है लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स का यूज किया, मतलब एक प्लांट लेकर आ गए उसके ऊपर कर लिए और हो गया, ऐसा नहीं। इन्होंने मतलब जो है हजारों लाखों की मतलब हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में मतलब जो है इन्होंने प्लांट्स का यूज किया और उन्होंने ये सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से स्टडी किया। दूसरा रीजन क्या है मेंडल की सक्सेस का? He carefully recorded the number of a plant of each type and expressed his result in a ratios। और इन्होंने क्या किया, हर एक प्लांट को नोट डाउन किया कि हाँ हमने अब ये प्लांट का यूज किया था, हमने ये दो प्लांट के बीच में मतलब क्या करवाया, क्रॉस करवाया, और जो भी उनका रिजल्ट निकला उन्होंने उसको नोट करके रखा। और नोट किस शक्ल में करके रखा उन्होंने, उनके रेशियोज में, कि हाँ भाई ये दो प्लांट्स के बीच में से ये आपको रिजल्ट देखने को मिला और ये जो रिजल्ट्स है ये पूरी तरीके से मतलब जो है ये इस रेशियो के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिला। देन आप पेज टर्न कर सकते हैं, पेज नंबर 50। यहाँ पे हमारा तीसरा सक्सेस पॉइंट, इन द पी प्लांट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड। अब इन्होंने जो प्लांट का जो यूज किया था, मतलब पी प्लांट का जो इन्होंने यूज किया, मतलब पाइसम सटाइमम का जो यूज किया, वो प्लांट के अंदर मतलब जो है जितने भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो मैंने आपको इससे पहले बताया, वो आसानी से दिख सकते थे। मतलब उसमें शेप ऑफ पॉड समझ में आता था, शेप ऑफ सीड समझ में आता था, प्लांट की हाइट समझ में आती थी, फ्लावर्स के कलर समझ में आता था, इसीलिए उनका ये काफी सक्सेसफुल रहा। The 7 different characters in a pea plant were controlled by a single factor each। और उन्होंने ये बताया कि जितने भी ये 7 कैरेक्टर उन्होंने लिए थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये 7 के 7 कैरेक्टर को एक ही जीन कंट्रोल करता है, नहीं। उन्होंने ये कहा कि हर एक कैरेक्टर को एक सेपरेट जीन का मतलब जो कंट्रोल करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हाइट के लिए एक सेपरेट जीन होगा, कलर के लिए एक सेपरेट जीन होगा, समझ रहे हो? तो उन्होंने क्या कहा कि 7 कैरेक्टर जो उन्होंने लिए, वो 7 के 7 कैरेक्टर जो है उनके लिए 7 जीन्स उनके लिए होंगे। The factor are located on the separate chromosome and these factor are transmitted from one generation to another generation। और उन्होंने ये बताया कि ये जो फैक्टर्स है, मतलब ये जो जीन्स है, ये अलग अलग क्रोमोसोम पे जाते हैं, मतलब पाए जाते हैं, और ये जो फैक्टर्स है जब वो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जाएंगे तो ये सेपरेटली जाएंगे। देन उसके बाद में लास्ट पॉइंट, ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रेसेसिवनेस। और इन्होंने एक नई कंसेप्ट को मतलब जो है एक नए कंसेप्ट को इन्होंने यहां पर इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस क्यों जिस तरीके से किया इन्होंने कि यहां पर मतलब जो है डोमिनेंस और रेसेसिव, ये दो नए कंसेप्ट लाए। अब डोमिनेंस क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है, हम इस चैप्टर के आगे में मतलब जो अच्छी तरीके से उसको हम पढ़ेंगे। ओके, तो हमने जो है आज इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, मेंडल्स ने क्या यूज किया था वो, और उसके मेंडल्स के सक्सेस रेशियोज क्या थे, कौन से प्लान्स का यूज किया था, ये हमने आज सारी चीजें देखे। वीडियो काफी बड़ा नहीं होना चाहिए, हम चैप्टर वाइज के एक पेज वाइज पढ़ेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास, और हम मतलब जो है इस चीज को पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने जो है 49 पेज और 50 नंबर का पेज इसको आज कंप्लीट किया हमने। हमारा टारगेट ये होगा कि हम जो है एक हफ्ते में मतलब जो है एक चैप्टर को कवर कर सके। आई होप दिस विल हेल्प यू अलॉट। और अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे जो है कमेंट बॉक्स में मतलब जो है कमेंट करके आप पता भी कर सकते हो, मतलब कुछ अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो, या फिर मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप दिस विल हेल्प यू अलॉट। थैंक यू।